यादव मजबूत है। आज देखिए मजबूत होने के बावजूद मजबूर भी है। हमारे जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है आरक्षण के। हम मतलब आप ये बातें कहना चाहते हैं कि संपन्न दलितों को आरक्षण। मैं पूछ रहा हूँ कि किसको दर्द हो रहा है? 1% लोगों के बेटे को अगली बार आरक्षण नहीं मिला, उन लोगों के लिए, या 99% वो लोग जो आज तक आरक्षण के बारे में सोचते भी नहीं है। कि चिराग पासवान रिजर्व सीट से जीतते हैं, मैं उनका बता देना चाहता हूँ कि वो भी उनकी साजिश है। कैसे साजिश है? वो इसलिए वो चाहेंगे तो जनरल सीट से भी जीत सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहता है कि कहीं गलती से इस दलित सीट से कोई नया नेता पैदा ना हो जाए। आप कहते हैं कि दलित का प्रधानमंत्री, दलित क्यों प्रधानमंत्री होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो संविधान के तहत बनता है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, इसको लेकर के बिहार में खूब ज़्यादा बवाल हो रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों केंद्र में मंत्री है और दोनों आदमी का दो दो पक्ष है, अलग अलग पक्ष है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से सोचना चाहिए इस पर, और वहीं जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही जो फैसला आया है वो बिल्कुल सही आया है, कि कोटे की जो बातें हो रही है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ जातियां ऐसी है जिनको मलाई नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो ज़्यादा मलाई खा रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है। इन्हीं सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में वीरेंद्र भास्कर जी हैं। लगातार सामाजिक मुद्दा जो होता है उस पर मुखरता से अपने बातों को रखते रहते हैं, साथ ही साथ दलित पॉलिटिक्स पे भी ये हमेशा से एक्टिव रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। हमारा सवाल ये है कि आप किसके पक्ष में हैं? जीतन राम मांझी के पक्ष में है या चिराग पासवान के पक्ष में है, या आप पहले से ही झंडा लेकर के अपना चल रहे थे कि रोटेशनल होना चाहिए? देखिए, मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूँ, उसको बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी है। ठीक है कि ये आरक्षण का लाभ सिर्फ प्रतिनिधित्व का मामला नहीं है। प्रतिनिधित्व का मतलब है कि नीचे तक भी वो पहुँचे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये स्वागत योग्य कदम है। ना मैं जीतन राम मांझी के पक्ष में हूँ ना चिराग के, मैं सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में हूँ। आप शुरू से इसके पक्षधर जी, रहे? शुरू से मैं रोटेशनल इस बात के लिए मैंने आज़ाद समाज पार्टी में भी बात रखी थी कि आप जो ये आरक्षण का जो मुद्दा कर रहे हैं, ये पिछले 70 सालों से एक ही ढोल पीटता नज़र आ रहा है। मैं ये पूछ रहा था तो इसमें हर्ज क्या है कि अगर 1% के आरक्षण को हम लोग 90% तक विस्तारित कर दे रहे हैं, तो इसमें हर्ज की क्या बात है? और किन लोगों को पेट में दर्द हो रही है? क्या मतलब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने यही आरक्षण है? आईएएस का बेटा आईएएस बने यही आरक्षण है? मैं तो खुद उस प्रिविलेज सोसाइटी से हूँ। मेरे पिताजी एक फर्स्ट क्लास गजेटेड मजिस्ट्रेट थे, तो मैं उसके बावजूद भी मैं इस बात का समर्थक हूँ कि हमारे जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आरक्षण के। हम मतलब आप ये बातें कहना चाहते हैं कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देनी चाहिए? अब उसको भाषा आप चिराग पासवान की भाषा में मत ले जाइए। नहीं ले जा रहे, आप जो लाइन कह रहे हैं कि हमारे जैसे संभ्रांत अलग होता है। संभ्रांत मतलब पैसे से। सक्षमता का मतलब वो एबिलिटी, मान लीजिए उसमें एजुकेशनल एबिलिटी आ जाए, उनका पार्टिसिपेशन आ जाए, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ जाए, तो उन लोगों को आरक्षण का क्या मतलब है? तब तो बौद्धिक क्षमता बढ़ जाए, बौद्धिक क्षमता बढ़ जाए, तो वो लोग जनरल कंपटीशन। आखिर होता क्या है? आप कहते हैं कि दलित का प्रधानमंत्री, दलित क्यों प्रधानमंत्री होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो संविधान के तहत बनता है। तो उसी तरह आप सिर्फ एक ही जगह पे, अब जैसे आप चिराग पासवान का नाम लेते हैं, देखिए चिराग पासवान रिजर्व सीट से जीतते हैं, मैं उनका बता देना चाहता हूँ कि वो भी उनकी साजिश है। कैसे साजिश है? वो इसलिए वो चाहेंगे तो जनरल सीट से भी जीत सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहता है कि कहीं गलती से इस दलित सीट से कोई नया नेता पैदा ना हो जाए। भैया हमको एक बात बताइए, चिराग पासवान के खानदान में बहुत सारे लोग हैं, जीजा जी लड़ रहे थे, हो सकता है कि चिराग पासवान हाजीपुर वाला सीट अपना दीदी को लड़वा देते और वो किसी जनरल सीट से लड़ लेते, अगर उनके पास एबिलिटी है तो। ये भी तो हो सकता है, परिवार में ही जब लोग कहता है कि आई फर्स्ट, माई फर्स्ट, भाई फर्स्ट, तो वो चीज़ें हो सकता था। हाजीपुर से किसी अपने परिवार के लोग को लड़ा लेते, कहीं और से खुद लड़ लेते, तो कम से कम एक सीट तो बढ़ जाता। निश्चित तौर पे उनको जनरल सीट से लड़ना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ। और भाई माई क्यों, ये बकवास वाली बातें आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि वो जीजा को लड़ाएंगे या भाई को लड़ाएंगे या चचा को लड़ाएंगे? मैं इस परिवारवाद का खिलाफ करता हूँ और आप मुझसे रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं। रेक्टिफिकेशन की बातें हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो जनरल सीट से लड़ लेते, तो हम कह रहे हैं कि अगर वो परिवार में ही रखना चाहते हैं तो किसी को लड़ा लेते। उनको ये डर है कि एक नया दलित का नेता मत पैदा हो जाए। इस डर से वो
वो सीट नहीं छोड़ना चाहते। ये मजबूरी है कि वो उन्होंने अपना जीजा को सीट दिया, क्योंकि उससे बेहतर नेता हो सकते थे जो वो बनने नहीं देना चाहते हैं। मतलब जाति के लोग ही जाति के दुश्मन हैं। निश्चित तौर पे इसमें भी अब समझने की बात है। देखिए, बिहार की राजनीति के लोग परिपक्व हो चुके हैं, ये बात समझ रहे हैं। हाँ, मजबूरियां हैं, जो जातीय समीकरण चल रहा है उसके तहत सभी मजबूर है। यादव मजबूत है, आज देखिए मजबूत होने के बावजूद मजबूर भी है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। आप देख लीजिए, मुसलमान विकल्प नहीं है, वो चाहे जैसे भी हो वो आरजेडी के साथ उनको रहना पड़ रहा है। तो मजबूरियों का दौर चल रहा है, लेकिन ये दौर भी टूटेगा। अच्छा, मजबूत लोग ही मजबूर होते हैं, ये बातें कह सकते हैं आप? जिस हिसाब से कह रहे हैं कि यादव मजबूत है, उस हिसाब से मजबूर भी है। तो चिराग पासवान मजबूत है, तो आज जो आरक्षण का जो कोटे की बात हो रहा है, इसके लिए मजबूर है कि अगर नहीं बोलेंगे तो कल के समय में हमको वोट ना मिलेगा। उनका मामला, जितने भी कर्मचारी वर्ग से उनका चंदा आता है वो भी तो एक मायने रखता है। क्या बात करें, चिराग पासवान को चंदा आता है कर्मचारी वर्ग से? तो कहाँ से लाते हैं पैसा? उनके बाबूजी उतने बड़े मंत्री रहे, लगातार मंत्री रहे, तो किसी मंत्री के पास करोड़ रुपया हो सकता है? ये सब बातें मत कीजिए। बिना चंदे का कोई भी राजनीतिक दल नहीं चलता। चंदा पार्टी से आता है, आप कह रहे हैं कर्मचारी से आता है। कर्मचारी से ही आता है। जब वो रामविलास जी कोयला मंत्रालय में थे और तमाम जितने भी मिनिस्ट्री में थे, उनके जितने भी कर्मचारी इनके समर्थक थे, वो खुलकर मदद करते थे, और मदद करना भी चाहिए, ये गलत चीज़ थोड़ी ही है। तो लेकिन के साथ ये जो लोग होंगे वो तो आज रिटायर कर गए होंगे साहब। नहीं, उससे नहीं मतलब, सहानुभूति का तो दौर है ही ना। उनका जो लगाव है तो इनके बेटे के साथ भी है। सवाल हम लोग फिर भटक रहे हैं। हम लोग का ये मुख्य मुद्दा है कि आज जो कोटे का जो आप लोग नाम ले रहे हैं, उस मसले पे आइए। ये एक अच्छा कदम है और बहुत अच्छा कदम है, और इससे मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बातें छोड़ दी जिसको एकदम नेसेसरी ऐड कर देना चाहिए था, कि ये राजनीति में भी लागू होगा। ये राजनीति में भी लागू? ये बेईमानी है। मैं पूछ रहा हूँ, जब आप नौकरी में कर सकते हैं तो राजनीति में क्या प्रॉब्लम था उनको? संविधान एक लाइन जोड़ना था। क्रीमी लेयर तो कहीं भी होता है, हाँ, वहाँ भी कर देना चाहिए, वहीं भी करना चाहिए। तब और ज़्यादा पेट में दर्द होता। पेट में दर्द हो या ना हो, मैं पूछ रहा हूँ कि किसको दर्द हो रहा है? 1% लोगों के बेटे को अगली बार आरक्षण नहीं मिला, उन लोगों के लिए, या 99% वो लोग जो आज तक आरक्षण के बारे में सोचते भी नहीं हैं? ये सवाल है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आप परिवार की बात करना चाहते हैं या समाज की बात करना है? इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने ये बता दिया कि हम समाज के बारे में सोचना होगा, सोचने पर मजबूर भी किया। अच्छा ठीक है, हमको जरा बताइए, बिहार में जो दलित समाज के लोग हैं, जो 4 जातियां मुख्य रूप से लोग जानते भी हैं, आमतौर पर बिहार में कितनी जातियां हैं हमें नहीं पता, दलित समाज में आपको बेहतर पता होगा। हमें जरा बताइए कि बिहार में कितनी ऐसी जाति है जो पिछड़े पैदान पर एकदम खत्म, उनकी मतलब कहा जाए तो संख्या है लेकिन नगण्य के बराबर है, और राजनीतिक रूप से लेकर के वो शैक्षणिक रूप में भी ज़्यादा अपना हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। कौन कौन ऐसी जाति? आप देखिए, आंकड़ा उठा के देख लिए कि आप मेहतर समाज को ले लीजिए, आप डोम समाज को ले लीजिए, और बहुत से हलखोर समाज, बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनको आज तक राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, और ना ही मिलने वाला है इस जातीय गठजोड़ में। क्योंकि यहाँ आप समझ लीजिए कि मात्र 46% जो है ऐसी जातियाँ हैं जो 2% से 14% के बीच में हैं, और वो टोटल आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कब्जा जमाए हुए हैं, मजबूत है, कब्जा जमाए हुए हैं। और 56% ऐसी जातियाँ हैं जो 2% से कम है, उनकी आबादी राजनीति आर्थिक क्षेत्र में नगण्य है, शून्य है, और आने वाले समय में भी ये नहीं उनका प्रतिनिधित्व मिलने वाला, क्योंकि जातीय और जातिवाद ये तय करता है कि जिसकी जाति मजबूत होगी वो राजनीति में आएगा। इसमें लोकतंत्र में प्रतिभा या फिर एक्चुअल जो लीडर है वो नहीं आता है, जाति का मजबूत लीडर आता है। ये सही मायने में एक विशेष जाति का। तो इसलिए जाति का, अब तो जाति परिवारवाद पे चला आया है। अब समाजवाद से पहले जातिवाद पे आया, और जातिवाद से अब परिवार। ये परिवार में किस परिवार को चुनना है? तेजस्वी परिवार को चुनना है, या चिराग परिवार को चुनना है, या मांझी को परिवार को चुनना? ये अब परिवारवाद का खेल चल रहा है। तो इसमें कहीं जनता नहीं है, जनता मजबूर है, विकल्प नहीं है। और आने समय वाले में अब देखिए, अगर विकल्प बनता है
जनता को ही तय करना है। अच्छा, 21 तारीख को जो 21 अगस्त को हो रहा है कि पूरे भारत को बंद करने की बातें हो रहा है, हम पूछना चाहते हैं वीरेंद्र भास्कर जी कहाँ रहेंगे? ये विरोध में तो रहेंगे नहीं, सबसे पहला बात। जब ये सपोर्ट में रहेंगे तो ये सपोर्ट का कब ये लोग क्यों करने वाले हैं धरना आप प्रदर्शन? हर चीज़ पहले से जस्टिफाई कर देते हैं। मैं ये कैसे हुए कि मैं साथ में हूँ? जब मैंने शुरू में ही बोल दिया कि ये एक अच्छा कदम है। हम विरोध की बातें नहीं किया, हम कह रहे हैं कि आप सपोर्ट के लिए भी आइएगा ना धरना प्रदर्शन पर। भाई जैसे एनआरसी सीए हुआ ऐसा था, नहीं होता है। एनआरसी सीए हुआ, एक तरफ दिल्ली में जब लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं बिहार में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और कई लोग जाकर के एनआरसी का सपोर्ट कर रहे थे कि एनआरसी बहुत अच्छा मुद्दा है, ये लागू होना चाहिए। तो ऐसा ये भी तो हो सकता है सुप्रीम ना। कोर्ट ने जब कह दिया तो अब जिनके पेट में दर्द है वो लोग तो करेंगे, ठीक है, उनको दबाव बनाना है। हमें क्यों दबाव बनाना है? तो हम सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में हैं, जो न्यूट्रल है, निष्पक्ष है, इसलिए हम उनके पक्ष में हैं कि थोड़े हमारे मिश्रा जी या चंद्रचूड़ साहब हमारे रिश्तेदार थोड़े ही हैं, हमारे जात वाले थोड़े हैं कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं। सवाल ये है, निष्पक्षता की बात है, तटस्थता की बात है, एक अच्छी बात है जिसका हम समर्थन करते हैं। इसमें किसी आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको दर्द हो रहा है वो आंदोलन करेंगे। और ये जो है गलत संदेश जा रहा है, वो अब चिन्हित हो रहे हैं कि ये लोग समाजवादी नहीं है, समाज के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि 1% उस कर्मचारी वर्ग के लिए सोच रहे हैं जिनका बेटा और बेटी। और आप देखिएगा जातीय संगठन में कभी जाइएगा तो आपको दिखाई देगा लोग उठ के बोलेंगे कि मेरा बेटा एक लंदन में पढ़ता है, मेरी बेटी एक बहू जो है डॉक्टर है। तो ये कहते हैं समाज में क्या योगदान आया, आपने कितने लोगों को आगे बढ़ाया, ये नहीं आता है। ये परिपाटी टूटनी चाहिए और एक फ्रेश कंपटीशन का दौर आना चाहिए, जो आता ही है, हर देशों में आया है। और इस तरह से हमको लगता है कि समतामूलक समाज की बात आने वाले समय में हो सकती है, जिसके हम लोग पक्षधर हैं। एक आखिरी सवाल ये ले लेते हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं ठीक है, हमें ज़रा बताइए कि इसमें मैक्सिमम लोग जो उधर से सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे भला विरोध कर रहे हैं, जैसे चिराग पासवान, वो कह रहे हैं कि दलित समाज को तोड़ने की एक तरह से साजिश है। इसका जवाब आप लोग क्या दीजिएगा? इसका क्या जवाब? मुझे लगता है कि मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है कि 1% वाले से छोड़ के इतने लोगों को अगर आरक्षण का अवसर प्रदान किया तो ये कैसे समाज विरोधी है, वो ज़्यादा जानकार है, समझा दें। समाज के लिए लड़ने के लिए सबसे पहले पायदान पर वो लोग खड़ा हो रहे हैं। मतलब पासवान समाज लाठी लेकर के मजबूती से खड़ा हुआ, तब जाकर के आज मुसहर समाज, भंगी समाज, मेस्तर समाज के लोगों को आज बोलने का, चलने का हक मिला। तो उसको तो मलाई मिलना चाहिए भाई, अगर लड़ा है तो। ये कहना चाह रहे हैं। तो कितनी बार? हमेशा से, आपके लिए हमेशा से लड़ा कहता है लोग। तो भाई समाज को तय करने दीजिए कि आपका नेतृत्व कब तक हम मानेंगे। एहसान 1-2 बार न होता है। आपको मंत्री बना दिया, सब कुछ बना दिया, इसका मतलब है कि आप खानदानी हो जाइएगा, अब आपका पुश्तैनी हो जाइएगा। लोकतंत्र में तो सभी को हक है ना, लड़ाई करने का एक मौका है, और लोकतंत्र में लोग अपने वोटों के द्वारा अपनी लड़ाई को दर्शाते हैं। तो वो तय कर लेंगे कि ये लोग नेतृत्व करेंगे अथवा नहीं करेंगे। और ये अगर चिराग जी ऐसा कर रहे हैं तो समझिए कि अपनी नासमझी के हद तक जा रहे हैं। उनको क्या फ़ायदा मिलेगा तो वो जाने, लेकिन समाज ये समझ रहा है कि अब ये परिवारवादी, खुलकर परिवारवादी हो गए। अब ये समाज के लिए कभी भी नहीं सोच सकते। चलिए, तो वीरेंद्र भास्कर जी हैं, साफ तौर पे बता रहे हैं कि जो कोटे में कोटे की बातें हो रही है, इसके हम लोग समर्थक है। 21 तारीख को जो भारत बंद होने की ऐलान हुआ है, उससे कहीं भी दूर दूर तक दलित समाज की हित की बातें नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं कि 1% लोग अपने आप को सत्ता में काबिज रखने के लिए इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो घोर परिवारवादी लोग हैं वही लोग ये सारा चीज कर रहे हैं। यही लोग बैकलॉग के लिए क्यों नहीं लड़ाई करते हैं? जो बैकलॉग, जो रिक्तियां हैं, आज तक चिराग जी तो नहीं किए, बाकी लोग नहीं किए। अगर चिराग जी की, अगर सेंटर अगर केंद्रित उन्हें करते हैं तो आज तक तो बैकलॉग की लड़ाई नहीं लड़ी। और आप देखिए अभी 65% का आरक्षण रद्द किया गया सुप्रीम कोर्ट से, तो यहाँ तो आग लग जाना चाहिए था, लेकिन किसी नेता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रहा। आज भी बिहार की जनता या यहाँ की पार्टियाँ नहीं कह रही है, केंद्र पर दबाव नहीं बना रही है कि 9वीं अनुसूची में इसे शामिल कर देना चाहिए। आप इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अब देखिए लोगों को बरगलाने, देखिए ये पूरी साजिश है कि 65% आरक्षण के बात को
दरकिनार करने के लिए ये 1% वाली वर्डिक्ट पर ज़्यादा बहस किया जाए, ताकि 65% आरक्षण वाली बात भूल जाए। चलिए, तो उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि आपको हाथ कटा है या आपको चींटी काटा गया है, आप उसके बदले में एक हाथ काट दीजिए, हाथ का दर्द ज़्यादा होगा, चींटी काटने वाले का दर्द खत्म हो जाएगा। वही हाल है। 65% एक बड़ा मामला है। इस 65% के आरक्षण के जो रद्द हुआ है, इसके ऊपर चिराग जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्डिक्ट आया है इस पर बड़ी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।